नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी सुबह सवेरे में और मैं हूं आपके साथ कृतिका। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना होती है। सुबह से ही भक्त दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह में नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना आज हो रही है और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ आज लगी हुई है। हर कोई व्यक्ति अपनी मन की मुराद लेकर के मंदिर पहुंच रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि दुर्गा पूजा को लेकर के भी भक्तों में काफी उत्साह इस वक्त है। शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना आज होती है और सभी लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी है। हालांकि इस दौरान कोविड का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। कोविड गाइडलाइंस के तहत ही लोग दर्शन कर रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं और साथ ही सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना आज की जा रही है। और चलिए इसी पर मंदिरों में क्या कुछ नजारा है, इसके लिए सीधे रुख करेंगे वाराणसी और कानपुर का, जहां हमारे संवाददाता सुजीत पटेल और सूरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले सुजीत, आपके पास आएंगे। मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या कुछ नजारा वहां पर देख रहे हैं? आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना आज होती है। जी बता दें कि शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। माता चंद्रघंटा का मंदिर जो वाराणसी में व्यस्तम इलाके चौक इलाके में है, जहां पतली गलियों के कारण वहां भीड़ बहुत हुआ करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मंगला आरती हुई है, मंगला आरती के बाद जब श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोला गया तो जी। दरअसल श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हुई और घंट और घड़ियाल से जब मंदिर पूरा परिसर गूंज रहा था, तब लोग जयकारों से माँ के जयकारे कर रहे थे। और माँ को सबसे बड़ी चीज बता दें कि नरियल और चुनरी ही माँ को बहुत अधिक पसंद है। माँ को नरियल और चुनरी चढ़ाए तो शायद माँ उससे उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। और इसीलिए जो वहाँ पुजारी रहे उन्होंने भी यही कहा कि माँ को नरियल और चुनरी माँ को चढ़ाए और जी। माँ से जो कष्ट होता है लोग मांगते हैं उस कष्ट को दूर करती है माँ। और इसीलिए नवरात्र का आज जो तीसरा दिन है और चंद्रघंटा का दर्शन के लिए देर रात से ही श्रद्धालु वहां पहुंचे थे। लेकिन बात की जाए सोशल डिस्टेंसिंग उसकी, तो कहीं ना कहीं कमियां थी। कारण ये है कि जो गलियां थी, गलियां में सक्रिय होने भीड़ होने के कारण भीड़ बहुत अधिक हुआ थी जी। और जिसके कारण वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग नहीं कर पा रहे थे। जी सुजीत, आप बने रहिए। हम इस वक्त रुक करते हैं कानपुर का। हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सूरज, कानपुर के मंदिरों के क्या कुछ नजारे इस वक्त? पावन पर्व चल रहे हैं, ऐसे में देवी के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। और इस समय हम कानपुर के सुप्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में इस समय मौजूद है। आपको सबसे पहले माता के दर्शन कराते हैं और माता के भव्य रूप के दर्शन कराते हैं और दिखाते हैं कि को यहाँ पर सजाया गया है बाकायदा, क्योंकि आज माता चंद्रघंटा का दिन है और चंद्रघंटा के दिन माता के को सफेद फूल, चमेली के फूल अर्पित किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता के 12 भुजाएं हैं और 12 भुजाओं में माता बिल्कुल युद्ध की मुद्रा में मौजूद है। उनके एक हाथ में तलवार है तो दूसरे हाथ में भाला है तो तीसरे हाथ में अस्त्र लिए हुए हैं। और इस तरीके से माता जो राक्षसों का संहार करने के लिए आई है। वहीं चंद्रघंटा माता की बात करें तो माता की ऐसी मान्यता है कि माता भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बरकरार रखती है। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पर कुछ देखिए भक्त भी मौजूद हैं। यहाँ पर मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बाकायदा लोगों को खड़ा किया जा रहा है। बाकायदा लोग पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मैम जी। सूरज, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त सुजीत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं वाराणसी से। सुजीत के पास रुक करेंगे। सुजीत, आप इस वक्त मंदिर में मौजूद है, एक बार मंदिर का नजारा दिखाइए ताकि जो लोग घर बैठे हुए इस वक्त हमारी टीवी स्क्रीन देख रहे हैं उन्हें भी घर बैठे माता के दर्शन हो सके। अब भीड़ जो सुबह थी वो भीड़ अब धीरे धीरे कम होती जा रही है और लोग एक एक करके जो मंदिर प्रशासन द्वारा दर्शन लोगों को कराया जा रहा है और लोग आराम से अब दर्शन कर रहे हैं। अब सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन बात की जाए तो कर रहे हैं। अब दूरियां भी कम हो गई है कि जो भीड़ जब हो सुबह का टाइम होता है, सुबह भीड़ बहुत हुआ करता है। हर आदमी चाहता है कि सुबह माँ के पहले दर्शन करे और उसी को लेकर दर्शन के लिए लोग सुबह सुबह आए थे और मंदिर में भीड़ हुआ बहुत अधिक था।
लेकिन अब जैसे जैसे सूर्य की किरण बढ़ती गई तैसे तैसे अब भीड़ कम होता जा रहा है। जी अब बात की जाए तो आप मंदिर के पीछे मेरे देख सकती है, मंदिर पे भीड़ बहुत कम है। जी सुजीत, अगर बात करें कोरोना गाइडलाइंस को लेकर के तो किस तरीके से पालन किया जा रहा है वहां पे? जी बता दें कि सुबह के टाइम जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और कोरोना काल का पालन कोई नहीं कर पा रहा था। कारण ये थी कि आस्था के आगे कोरोना फेल था और जी लोग आस्था के आगे माँ के दरबार में पहुंचे थे और माता के दरबार में और जो मंदिर के जो मेन गेट पुजारी हैं उन्होंने गेट बंद रखा था, मतलब कि एक बैरिकेडिंग कर रखी थी और बैरिकेडिंग के बाहर से लोगों को दर्शन कराया जा रहा था और लोग बाहर से दर्शन कर रहे थे और लोग भीड़ गलियां होने के कारण भीड़ अधिक हुआ कर थी और जिसके कारण लोगों को वहां थोड़ा सा दिक्कत तो जरूर हुई और कोरोना का पालन लोग नहीं कर पाए थे। जी जी, इस वक्त वाराणसी से भी हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं और साथ ही कानपुर से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जो मंदिर के नज़ारे दिखा रहे हैं। कानपुर की ओर रुख करेंगे। सूरज, मंदिर में इस वक्त तमाम लोग मौजूद होंगे, एक बार उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, मंदिर में यहाँ पर भक्त मौजूद हैं, माताएं मौजूद हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज माता जी कहाँ पर आए हुए हैं, क्या मान्यता है मंदिर की? आपका क्या नाम है? कौन से मंदिर में आए हुए हैं? क्या माता से मांगा आपने? माता क्या मांगना, माता को तो अपने आप से मांग लो। नवरात्र के दिन चल रहे हैं, माता से जो मांगते हैं मिलता है। तो देखिए, भक्तों का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है, मंदिर प्रशासन के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से माता की यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है। सर, किस तरीके से पूजा अर्चना करवा रहे हैं? और लाल दे लाली लगे हर घर लाल लगो वज्र दे दाना दल जय 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 कपी दूर वो रामा। तो देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है। बाकायदा सुबह से जो भक्त आ रहे हैं वो यहाँ पर बैठकर सबसे पहले माता के दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद बाकायदा यहाँ पर भजन संध्या चल रही है, उसका भी आनंद लेते हुए भक्त नजर आ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए और नज़ारे दिखाने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर की ओर सीधे रुक करते हैं। लखनऊ से आज जनता दरबार लगाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ये जनता दरबार में लोगों की फरियादें सुनते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। कोरोना को लेकर के टीम 9 के साथ बैठक भी आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। इसी के साथ में ब्रज क्षेत्र के विधायकों के साथ भी मुख्यमंत्री आज बैठक करेंगे। उसके बाद में सुबह 11 बजे से ब्रज क्षेत्र के जो विधायक हैं उनके साथ बैठक भी करेंगे आज मुख्यमंत्री। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। वहीं बात करें कानपुर की, तो कानपुर के विधायकों के साथ भी बैठक करेंगे आज मुख्यमंत्री। शाम 4 बजे से कानपुर के विधायकों के साथ बैठक करेंगे। 5 कालिदास मार्ग पर जहां मुख्यमंत्री का आवास है वहां पर ये बैठक होगी। तो आज मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाने वाले हैं। लखनऊ में जनता दरबार लगाया जाएगा और इस जनता दरबार में लोग अपनी फरियादें लेकर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री के पास। जो उनकी समस्याएं होंगी, चाहे अधिकारियों की शिकायतें हो या तमाम जो उनकी समस्या हो, वो अपनी समस्याएं लेकर के पहुंचेंगे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का। हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी है? आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाने वाले हैं और उसके बाद में तमाम बैठकें भी आज होंगी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज तमाम जो है महत्वपूर्ण कार्यक्रम लगे हुए, जिसमें पहला है सुबह जनता दरबार। हालांकि जनता दरबार जो मुख्यमंत्री हैं अक्सर लगाया करते हैं, क्योंकि जब भी वो लखनऊ में होते हैं तो ज़्यादातर जनता दरबार लगाते हैं। हालांकि कोविड के टाइम में कोविड को देखते हुए जनता दरबार बंद किया गया था, एक बार फिर वो पिछले महीने शुरू कर दिया गया। निश्चित तौर पर इस दौरान जो है तमाम जो फरियादी उत्तर प्रदेश से आते हैं, प्रदेश भर से इनकी शिकायतें होती हैं, चाहे वो स्थानीय अधिकारी हों, स्थानीय जो प्रशासन हो, सुनवाई नहीं करता, जिसके बाद उनको मुख्यमंत्री तक आना पड़ता है। मुख्यमंत्री तुरंत कार्रवाई की सांत्वना देते हैं। तमाम जो अधिकारियों के साथ मौजूद होते हैं उनसे कहते हैं तुरंत इनकी कार्रवाई इस पर की जाए। निश्चित तौर पर इसके बाद जो मुख्यमंत्री कार्यक्रम है वो विधायकों के साथ बैठक का है। पहले 11 बजे है ब्रज क्षेत्र के विधायक, उनके साथ बैठक करेंगे। उसके बाद शाम 4 बजे जो है
अब कानपुर क्षेत्र के विधायकों के साथ बैठक करेंगे। निश्चित इस दौरान जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर के गणित सेट की जाएगी कि आखिर 2022 में किस तरह से काम किया जाए कि 2022 जो विधानसभा चुनाव है वो भाजपा जीते। साथ ही साथ जो इस समय माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे कानपुर की घटना हो, चाहे किसानों की नाराजगी हो, इन सब चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर निर्देशित करेंगे कि इनसे बचा जाए, कोई बयानबाजी ना की जाए। कोई जहां विपक्ष अगर बयानबाजी करता है तो जो सरकार द्वारा और भाजपा द्वारा जो अधिकृत लोग हैं वो ही उसका जवाब दें। हर विधायक जो है, हर नेता, कोई भी इन लोगों के बीच लोगों से सवाल जवाब ना करे, निश्चित तौर पे इससे बचा जाए। इसके अलावा जो तमाम शिकायतें हैं विधायकों की वो भी सुनवाई करेंगे मुख्यमंत्री की। तमाम जैसे कल जब बैठक हुई अवध क्षेत्र के विधायकों और सांसदों की, उस दौरान तमाम शिकायतें मुख्यमंत्री को मिली, जिसमें ये कहा गया कि चालान के नाम पर वसूली हो रही है। इसके अलावा छोटी छोटी और शिकायतें थी, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं की जा रही है। इन सबको भी मुख्यमंत्री ने सुना और उनको आश्वासन दिया है कि ऐसी जो गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और निश्चित तौर पर 2022 की तैयारी में आप लोग लग जाइए। जी बिल्कुल अश्विनी, आप बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाने वाले हैं, जिसमें तमाम फरियादी अपनी जो समस्याएं हैं उसको लेकर के पहुंचेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर सीधे रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां आज राजधानी में शिक्षा विभाग की अहम बैठक होने वाली है। दोपहर 2 बजे योजना भवन में शिक्षा विभाग की अहम बैठक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही बैठक में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी शामिल होंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी भी इस बैठक में शामिल होंगे और करीब 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी धर्मेंद्र प्रधान करने वाले हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अश्विनी के पास सीधे रुख करेंगे। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास में इस बैठक को लेकर? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज लखनऊ में है। लखनऊ में इस दौरान वो तमाम जो शिक्षा विभाग हैं उनकी बैठक करेंगे, जिसमें माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और अन्य शिक्षाएं हैं जो उनके आला अधिकारी रहेंगे। साथ ही साथ डिप्टी सीएम जो माध्यमिक शिक्षा के मंत्री हैं दिनेश शर्मा वो मौजूद रहेंगे। बेसिक शिक्षा के मंत्री सतीश द्विवेदी मौजूद रहेंगे। आला अधिकारी जो होंगे इन विभागों के वो मौजूद रहेंगे। इस दौरान बेहतर शिक्षा कैसे की जाए इस पर विचार विमर्श होगा। साथ ही साथ आसान शिक्षा कैसे की जाए, सरल शिक्षा नीति, इस पर विचार होगा। साथ ही साथ जो तमाम योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से आ रही हैं उनको लेकर के चर्चा होगी। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जो है 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे, जिसमें कोई हो संभवतः ऐसा कहा जा रहा है कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं वो। जी चलिए अश्विनी, आप बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो जिस तरीके से आज ये अहम बैठक होने वाली है, शिक्षा विभाग की अहम बैठक है, देखना होगा कि इस बैठक के बाद में धर्मेंद्र प्रधान कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कुछ कहते हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बसपा के संस्थापक कांशीराम की 15वीं पुण्यतिथि है आज, और आज मिशन 2022 का दूसरा चरण भी बीएसपी शुरू करने वाली है। कांशीराम में स्मारक स्थल पर जाकर के श्रद्धांजलि भी मायावती देती हुई नजर आएंगी। हर विधानसभा क्षेत्र से इकट्ठा होंगे हजारों बसपा कार्यकर्ता। तो बड़ी जानकारी आपको दे, कांशीराम स्मारक स्थल जाकर के मायावती श्रद्धांजलि भी देती हुई नजर आएंगे। साथ ही 2022 के लिए बीएसपी की तरफ से बिगुल भी आज फूंका जाएगा। तो बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। बसपा के संस्थापक कांशीराम की आज 15वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती कहा जा सकता है कि चुनावी दौर का एक चुनावी बिगुल फूंकने जाएंगे और आज से कहीं ना कहीं तैयारियों में पूरी तरीके से बसपा जुट जाएगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं अश्विनी, और सीधे रुख करेंगे। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी है? बसपा भी अब कहीं ना कहीं चुनावी क्षेत्र में अब पूरी पुरजोर कोशिश के साथ अब मैदानी इलाकों में उतर रही है। बिल्कुल, बसपा सुप्रीमो मायावती आज कांशीराम की पुण्यतिथि के अवसर पर 15वीं पुण्यतिथि है। आज इस अवसर पर कहीं ना कहीं 2022 के रण में सीधे तौर पर उतरेंगे। निश्चित तौर पर अभी तक देखा गया, चाहे वो लखीमपुर कांड, इससे पहले तमाम मामले आए, केवल सोशल मीडिया के माध्यम से ही मायावती ने चाहे जो सरकार हो उस पर निशाना साधा, चाहे विपक्ष सपा कांग्रेस हो उस पर निशाना साधा। निश्चित तौर पर आज पहली बार वो कांशीराम के नाम पर कहीं ना कहीं दलित वोटर्स है जो ऐसा कहा जाता है कि बिखरने लगा है,
उसको एकजुट करने की कोशिश करेंगी। काशीराम जी को पुण्यतिथि पर उनको माल्यार्पण करेंगे, उनको पुष्प अर्पित करेंगे और साथ ही साथ लोगों को संबोधित करेंगे। 2022 को लेकर के आज से समर में मायावती भी उतर चुकी हैं। सीधे तौर पर पहली एक तरीके से कहा जाए उनकी जनसभा होगी। जनसभा के दौरान तमाम बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर उस दौरान कहीं ना कहीं जो दलित वोटर है उसको रिझाने की एक बार फिर कोशिश की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए अश्वनी। तो कहीं ना कहीं बसपा भी अब चुनावी मैदान में उतरने वाली है और आज काशीराम की 15वीं पुण्यतिथि और इस मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए भी नजर आएंगी। सभी का लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एक बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। आज पेश हो सकता है आरोपी आशीष मिश्रा। इस की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और सुबह 11 बजे क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकता है आशीष। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर पे एक के बाद एक 2 नोटिस चस्पा किए गए हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 11 बजे क्राइम ब्रांच के सामने अब आशीष पेश हो सकता है। इस सब की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर पर दूसरा नोटिस चस्पा किया गया है और ये 2 नोटिस लगाए गए हैं और जिसके बाद में कहा जा रहा है कि अब आज आशीष मिश्रा जो है वो पेश हो सकता है क्राइम ब्रांच के सामने। दरअसल आरोपी के नाम में सबसे पहला नाम इस वक्त आशीष मिश्रा का है और जब से घटना हुई तब से अभी तक आशीष मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसके बाद में जानकारी मिल रही है कि उनको गिरफ्तार करने से पहले ही वो खुद आज पुलिस के सामने पेश हो सकते हैं। हाजिर कोई नहीं, हाजिर का क्या मतलब है? नोटिस चस्पा हुआ है, कहीं भी नहीं। देखिए, हमारा कार्यक्रम स्थल पर बेटा था और हमारा बहुत पुश्तैनी कार्यक्रम है, 40 साल से होता है। सीडीआर की लोकेशन भी है, सीडीआर लोकेशन क्लियर हो जाती है पूरी तरह से। हम सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, हमने सारे साक्ष्यों को संकलित कर लिया है और जैसे ही वो कहेंगे वो जाकर के कहेंगे। और हमारे बेटे की जहाँ तक बात है, वो कहीं नहीं गए, सैपुरा कोठी के अपने आवास पर वो उपस्थित हैं, अभी भी उपस्थित हैं। अगर आप सबको विश्वास ना हो तो लखीमपुर चलो। हाजिर तो पुलिस जहां आशीष मिश्रा के घर पर 2 दिनों से नोटिस लगा रही है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कहा कि जांच बहुत धीरे तरीके से चल रही है। देखिए ये रिपोर्ट। लखीमपुर हिंसा को हुए 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक ना तो मुख्य आरोपी पकड़ा गया है और न ही जांच कहीं जाती दिख रही है। और इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए सवाल किया है कि क्या हत्या के आरोपियों को पुलिस नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाती है। सीजीआई ने पूछा है कि अब तक हत्यारोपी को हिरासत में किस आधार पर नहीं लिया गया। कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए राज्य सरकार की तरफ से केस को लड़ रहे वकील हरीश साल्वे ने कहा है कि किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली के घाव नहीं दिखे हैं, इसलिए उन्हें नोटिस भेजा गया था। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से 2 कारतूस बरामद हुए हैं, इससे लगता है कि आरोपी का निशाना कुछ और था। कोर्ट ने पूछा कि क्या आरोपियों के साथ ऐसा व्यवहार होगा। आशीष मिश्रा को नोटिस भेजे जाने के मामले में कोर्ट ने पूछा कि जिस व्यक्ति पर मौत या गोली से घायल करने का आरोप है, उसके साथ इस देश में इस तरह का व्यवहार किया जाएगा। इस पर वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अगर व्यक्ति नोटिस के बाद नहीं आता है तो कानूनी सख्ती का सहारा लिया जाता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार की ओर से की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिखी। कोर्ट ने कहा कि 8 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस मामले में सभी आरोपियों के लिए कानून एक समान है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले पर गंभीरता से कदम उठाने के लिए कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि इस मामले की जांच एक वैकल्पिक एजेंसी से कराई जाए और उसकी जिम्मेदारी कोर्ट को दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक कोई वैकल्पिक एजेंसी इस मामले की तफ्तीश शुरू नहीं कर देती, तब तक राज्य के डीजीपी की जिम्मेदारी होगी कि घटना से जुड़े सभी सबूतों को सुरक्षित रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो छोटे छोटे दलों को लेकर अब साथ में लेकर समाजवादी पार्टी चल रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव यूपी में 400 सीटें जीतने का ख्वाब देख रहे हैं। इसके लिए जल्द ही वो विजय रथ पर भी सवार होने जा रहे हैं, लेकिन उनकी सियासी राह में अपने ही रोड़ा बनकर खड़े हैं। चुनाव से पहले चाचा शिवपाल ने महाभारत का ऐलान कर अखिलेश के लिए चुनौती पेश कर दी है। शिवपाल ने साफ कहा है कि जैसे पांडव
शिवपाल ने कहा कि जैसे पांडव को 5 गांव नहीं देने पर महाभारत हुआ, ठीक वैसे ही आसार यहां भी नजर आ रहे हैं। इधर और अब चाचा शिवपाल और जयंत चौधरी कैसे सपा पर ज्यादा सीटें देने के लिए दबाव बना रहे हैं, ये भी देख लीजिए। और इसके बाद आपको बता दें कि किस तरीके से अब इस पूरे मामले में नई चीजें सामने आ रही है और समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़े करते हुए चाचा शिवपाल यादव नजर आ रहे हैं। घोषणा करना चाहता हूं यहीं खैर की भूमि से 31 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। 31 अक्टूबर सरदार पटेल जयंती, जो महान किसान नेता रहे, उनकी जयंती पे लखनऊ से हम आपका घोषणा पत्र उसकी घोषणा कर देंगे। कई बातें उसमें होंगी, अभी तैयार कर रहे हैं, आपकी राय ली जा रही है। मैं तो इंतजार करते 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 थक गया, तब मैंने तो निकल पड़े। तब मैंने मथुरा कृष्ण की कर्म भूमि की, तो मैंने क्या, अब तो युद्ध ही होना है, युद्ध करना ही है, अब तो युद्ध ही होना है। बहुत मजा आता है। कैसे हुआ बताओ? द्रोणाचार्य को, भीष्म को कोई मार सकता है? घोषणा कर और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन आज सुबह 11 बजे से लगातार देखिए उत्तराखंड समागम।